हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आइए देखते हैं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एट द ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 3। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अध्याय 3 में दिया हुआ है आपका ऊष्मा। तो आगे देखते हैं हम। यहाँ पर आपका अध्याय स्टार्ट होता है। आगे देखिएगा, यहाँ पर डायग्राम यहाँ बना हुआ है। आइसक्रीम दिया हुआ है, बर्फ, सूर्य, गर्म पानी और गर्म प्रेस, मतलब कि जिससे हम प्रेस करते हैं कपड़ों को, है ना। और जलती हुई मोमबत्ती है, गैस पर रखा गर्म तवा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न देखिएगा। ऊपर दिए विश्लेषण से चर्चा करके लिखो कि वस्तु गर्म व ठंडी क्यों लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर लिखा हुआ है। वस्तु गर्म व ठंडी इसलिए लगती है क्योंकि ये वस्तुएं ऊष्मा एवं ताप का परिवहन कर पाती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा, प्रश्न क्रमांक पहला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है, आप बर्फ के एक टुकड़े को गर्म पानी के ग्लास में डालिए। निम्न में से ऊष्मा प्रवाह की दिशा को सही दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन है बर्फ के टुकड़े से पानी की ओर, पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर। तीसरा है बर्फ के टुकड़े से पानी की ओर और पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर दोनों। और चौथा है आपका बर्फ के टुकड़े और पानी दोनों से ग्लास की बाहर की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपका सही ऑप्शन है वह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर। ठीक है, तो ये आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, आगे ऑप्शन देखिएगा, कुछ वस्तुओं के शरीर का तापमान निम्न अनुसार दिए गए हैं। तो यहाँ पर तालिका बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं तालिका में यहाँ पर जंतु का नाम दिया हुआ है, सामान्य ताप दिया हुआ है और शरीर का वर्तमान ताप दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुत्ता, भेड़ और खरगोश, 3 जंतुओं के नाम दिए हुए हैं और उनके ताप हैं। कुत्ते का सामान्य ताप है 102.5 और शरीर का वर्तमान ताप है 99.8 है ना। फिर भेड़ का है 103.8 है सामान्य ताप और शरीर का वर्तमान ताप है 1.4.5 है ना। अब खरगोश का देखिएगा 104.2 है और शरीर का तापमान है, वर्तमान जो तापमान है वह हो जाएगा, वह है इनका 107। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया है, बताइए इनमें से किसको बुखार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुखार किसको है वो बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए है भेड़ है, ऑप्शन बी कुत्ता और खरगोश, ऑप्शन सी है भेड़ और खरगोश, ऑप्शन डी है केवल कुत्ता। तो यहाँ जो आपका सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, भेड़ और खरगोश को, है ना। तो भेड़ और खरगोश का सामान्य ताप यहाँ दिया हुआ है और उनका जो वर्तमान जो शरीर का तापमान है वह यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो जिसके हिसाब से भेड़ और खरगोश को बुखार है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, बूझो ने मेले में दुकान से बर्फ़ का गोला खरीद कर खाया। उसके बाद वह कुछ और गोले खरीद कर दूसरे दिन खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ़ के गोले तेज़ी से पिघलने लगे। बर्फ़ के गोले को पिघलने से बचाने के लिए बूझो को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है बर्फ़ के गोले को सूती साड़ी से लपेट कर रखना। दूसरा ऑप्शन है बर्फ़ के गोले को जूट के कपड़े से लपेट कर रखना। ऑप्शन सी है बर्फ़ के गोले को रजाई से ढक कर रखना। ऑप्शन डी है बर्फ़ के गोले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर रखना। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बर्फ़ के गोले
को जूट के कपड़ों से लपेटकर रखना। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक प्रयोग में छात्र बर्फ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखता है तथा दूसरा बर्फ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है। निम्न में से उसका सही कारण क्या है? सही कारण क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है। दूसरा है लकड़ी धातु की अपेक्षा ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करती है। तीसरा है धातु और लकड़ी दोनों ऊष्मा की बराबर चालक हैं। चौथा है बर्फ के टुकड़ों का आकार अलग अलग होने से जल्दी पिघलने लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है। ठीक है। तो अब हम और आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, आप देख सकते हैं थल समीर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को। दूसरा ऑप्शन है समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को। तीसरा ऑप्शन है विकल्प ए व बी दोनों सही हैं। चौथा है दोनों सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को। ठीक है। आगे आप देखिएगा यहाँ पर आगे देखिएगा प्रश्न, डॉक्टरी थर्मामीटर की पारस कितनी होती है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य ताप होता है ऑप्शन बी में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको भी देख के लिख सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पर देखते हैं कि अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं विकिरण, गर्म, फिर कुचालक, ठंडी और समुद्री समीर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले में आपका आ जाएगा ठंडी, दूसरे में आ जाएगा कुचालक, आगे देखते हैं तीसरे में आ जाएगा यहाँ गर्म, चौथे में आ जाएगा समुद्री समीर और पांचवे में आ जाएगा विकिरण। ठीक है। तो यहाँ पर आप खाली स्थान देखकर अच्छे से उसको लिख सकते हैं और अपने खाली स्थान को आप भर सकते हैं ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक दूसरा, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं ऊष्मारोधी कहलाते हैं। उदाहरण है प्लास्टिक और लकड़ी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर तालिका बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक साइड में लिखना है ऊष्मा की चालक और एक साइड लिखना है ऊष्मा का कुचालक। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, आप इसको देख के लिख लीजिएगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, नहीं, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का तापमान मापने के लिए डिजाइन या बनाया गया है या डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ़ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर देखिएगा, नहीं, डॉक्टरी थर्मामीटर से बर्फ़ के टुकड़े का तापमान नहीं मापा जा सकता, क्योंकि थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 6, यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो क्या होगा? तो उत्तर देखिएगा, यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान नहीं होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7 लघुत्तरीय प्रश्न में। तो प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा, कागज़ के बने प्याले में पानी गर्म करने पर
कागज़ नहीं जलता है जबकि पानी गर्म हो जाता है, क्यों? तो उत्तर देखिएगा, क्योंकि कागज़ के पात्र में जल भरा रहने से कागज़ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म कभी नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 8 है। बूझों ने समान आकार के कपड़े, जिनमें से एक का रंग पीला, एक का रंग सफ़ेद और एक काले रंग का था, को धूप में सूखने के लिए एक साथ रखा। बताइए कि कौन से रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा और क्यों? तो इसका उत्तर है काले रंग का कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र जैसे कि काला रंग अधिक ऊष्मा मतलब कि गर्मी अवशोषित करते हैं, जबकि हल्के रंग के कपड़े जैसे कि सफ़ेद रंग ऊष्मा का कम अवशोषण करते हैं, उसे परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 9। गर्म दूध का ताप मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर देखिएगा, नहीं, गर्म दूध का ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, जो सिर्फ शरीर के तापमान के लिए उपयुक्त है, जबकि गर्म दूध का तापमान इससे अधिक हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टरी थर्मामीटर का पारा उच्च तापमान पर फट सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 10 में क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। बूझों ने देखा कि उसके घर में पूड़ी तलते समय तलने वाले बर्तन पर लगा लकड़ी का हत्था निकल गया, तो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म लगा। बूझो जानना चाहता है कि वह बर्तन सिरे तक गर्म कैसे हुआ और क्यों? तो उत्तर देखिएगा, बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है, अर्थात स्थानांतरित हो जाती है। चूँकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसके कारण हैंडल गर्म नहीं हो पाता, और अगर हैंडल निकल जाए तो वह गर्म लगने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 11। ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के टक्कर के कारण जो ऊष्मा अंतरण होती है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण जैसे कि लोहा, जबकि अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के परागमन को ऊष्मा का संवहन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। आगे देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आपका 12 दिया हुआ है, जो कि दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 12 का आ है, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिएगा, सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल का चुनाव करेंगे, क्योंकि यह ऊष्मारोधी होते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन आ का उत्तर। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर ऑप्शन बा है। बा प्रश्न में क्या दिया हुआ है वह देखते हैं। क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव मतलब कि ठंड या गर्म ना हो? तो यहाँ उत्तर देखिएगा, हाँ, ऐसे भवन बनाना संभव है जो बाहर की गर्मी और ठंड से कम प्रभावित होती है। इसके लिए खोखली ईंटों का उपयोग किया जा सकता है, जिनमें हवा की परतें होती हैं। ये ईंट दीवार की मोटाई और इमारत का वजन कम करती है, जिससे अंदर अधिक जगह मिलती है और इमारत ठंडी रहती है। ठीक है,
अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 13 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 13 का आ है, बूझो को कक्षा के 10 बच्चों का शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा मापने के लिए कहा गया। बताइए कि डॉक्टरी थर्मामीटर में आप मापते समय बूझो को कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो यहाँ पर सावधानियाँ देखिएगा। थर्मामीटर पहला है, थर्मामीटर को उपयोग से पहले व बाद में धो लेना चाहिए। दूसरा है, थर्मामीटर उपयोग के समय बल्ब नहीं पकड़ना चाहिए। और तीसरा है, थर्मामीटर के उपयोग से पहले ताप 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, इसको चेक कर लेना चाहिए, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 का बा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया है, बाकी ये आपको आपकी बुक में आसानी से मिल जाएगा, तो आप अपने बुक से देखकर बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है आगे प्रश्न क्रमांक 14, जल समुद्री समीर तथा थल समीर को सचित्र समझाइए। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, समुद्र समीर है। समुद्री क्षेत्रों में दिन के समय थल से जल की ओर चलने वाली हवा मतलब पवनों को समुद्र समीर कहते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है थल समीर। समुद्री समीर थल समीर है। समुद्री क्षेत्रों में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को थल समीर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर कंप्लीट। अब आगे देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 15 है, डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक साइड डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो यहाँ पर आप देख के भर सकते हैं या लिख सकते हैं अंतर, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देख के कर लीजिएगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रोजेक्ट 1 दिया हुआ है। प्रोजेक्ट 1 में क्या दिया हुआ देखते हैं, अंकीय मतलब डिजिटल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट कीजिए। तो यहाँ पर एक साइड है सहपाठी का नाम दिया हुआ है, दूसरी साइड है डिजिटल थर्मामीटर का तापमान। तो यहाँ पर आप इसको देख के अच्छे से भर सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ प्रोजेक्ट क्रमांक 2 दिया हुआ है। किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए। डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए। यह जानने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आप देखिएगा, प्रश्न दिया हुआ है, ताप मापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबाते हैं। तो उत्तर देखिएगा, स्वच्छता, संक्रमण से बचाने के लिए, सही माप में त्रुटि कम करने के लिए, फिर तापमान स्थिर करना मतलब सटीक परिणाम के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं। तो उत्तर देखिएगा, तापमान का सीधा असर जीभ पर पड़ता है, इसलिए उसके नीचे तापमापी को रखते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रश्न, शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है। तो उत्तर देखिएगा, हाँ, शरीर में कंधे के नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर, शरीर के विभिन्न भागों का तापमान समान है या अलग अलग है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, शरीर के विभिन्न भागों का तापमान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पाठ हुआ समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।